हिंदुस्तान कॉपर के साथ बीते कई दिनों से लगातार हमारी कवरेज रही है इस मेटल स्टॉक को लेकर के, और कई सारी यहाँ पर जो है ट्रेडिंग कॉल, इन्वेस्टमेंट कॉल भी निकल करके आई है, और आज भी मोमेंटम में है। अविनाश सर, हिंदुस्तान कॉपर कैसे देख रहे हैं सर, और क्या अभी जो है ये जो मोमेंटम है, ये जो तेज़ी है, ये अभी आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, या इतनी रैली के बाद आपको लगता है आप थोड़ा वेट करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, हिंदुस्तान कॉपर एक ऐसा शेयर है जो कॉपर मार्केट में मार्केट लीडर है, और कॉपर के प्राइसेस ग्लोबली बढ़ रही है, इसकी शॉर्टेजेस है, तो उसका मतलब यही है कि आने वाले कम से कम 2 या 3 क्वार्टर के लिए नंबर्स तो बहुत अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट कंपनी का मुनाफा और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा, इनफैक्ट दिसंबर क्वार्टर के लिए भी। बट मेरा मानना है कि देखिए, अभी शेयर निचले लेवल से काफी भाग चुका है। अभी इस लेवल पे अगर कोई ट्रेडर लेता है तो बात अलग है, अपना स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट रखिए, लेकिन किसी को पोजिशनल व्यू या फंडामेंटल व्यू लेना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकिए। मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़ी सी बिकवाली आए। मेरे ख्याल से दिसंबर के क्वार्टर के नंबर अभी जनवरी के पहले या सेकंड वीक में आएंगे। नंबर्स अगर ठीक ठाक आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट आता है नंबर को लेके तो हो सकता है कि थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पे आई, तभी खरीदने का मौका समझ लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड कॉपर का अभी भी पॉजिटिव है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से निचले लेवल पे अगर हम खरीदेंगे तो वो अच्छी बात रहेगी। नीचे लेवल पे खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस बीच जरा निफ्टी एक बार और दिखा दीजिए, क्या शानदार रिकवरी आई है लोअर लेवल से। 25,831 का हाई लगाया है अभी, हालांकि अभी 1-2 पॉइंट हरे निशान में, लाल निशान में 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे ये स्थिति देखने को मिल रही है। 25,817 मौजूदा स्तर 17-18-20 के बीच में घूम रहा है, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी। 726 के बाद 818, करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास की लोअर लेवल से रिकवरी जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। तो शानदार रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी हालांकि बियर के पक्ष में ही है, लेकिन जो स्थिति काफ़ी ख़राब थी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हुआ ही है। अब 2000 से कम शेयर जो है वो लाल निशान में। अब देखना ये मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ी सी बाइंग आ जाए तो जो हमारे पोर्टफोलियो हैं दर्शकों के, वो भी थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई दें। चलिए, तो ये बात हो गई कॉपर पे। सर, आपका व्यू के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक भी जरा मोनिका पांडे जी जानना चाह रही हैं। अमित सर, आप बताइए जरा, बेटर क्या लग रहा है, जिंक या कॉपर? सर, हिंदुस्तान जिंक अच्छा लग रहा है। 353 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। सॉरी, हिंदुस्तान कॉपर की बात कर रहा हूं मैं। हिंदुस्तान कॉपर जब तक 354 रुपए के ऊपर के नीचे नहीं जाता है तब तक ये ट्रेंड इंटैक्ट रहने की उम्मीद है। 382 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है अभी। मुझे ऐसा लगता है 425 और 410 के एरिया को आराम से इजीली बहुत जल्दी टेस्ट कर सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो ये बेटर हिंदुस्तान कॉपर ही है ना, मतलब हिंदुस्तान कॉपर बढ़िया लग रहा है आगे। हाँ, जिंक कभी अवॉइड करें ना, ये कह रहे हैं ना जी। ठीक है, तो चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और जरा आप फटाफट लेकर के आते हैं अगली कंपनी जिस पे कि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छा, सर ने अभी, अविनाश सर ने एक बार जिक्र किया था मीशो को लेकर के। मैं चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा, चूँकि हमारे चैट बॉक्स में भी काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं और अनएक्सपेक्टेड रैली यहाँ पर देखने को मिली। एक बार मीशो जरा स्क्रीन पर दिखाइए। मैं चाहूँगा सर, ये चूँकि सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं अविनाश सर, तो वो बातचीत तो आपकी निकल गई। इस सेगमेंट के अंदर मैं जानना चाहूँगा मीशो को लेकर अब व्यू क्या हो, क्या ये वक्त प्रॉफिट बुक करने का है? अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या गाड़ी हमसे मिस हो गई, अब क्या ख़रीद लें? क्या सलाह रहेगी आपकी, और क्या होल्ड करना चाहिए या फिर अब एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? नहीं, एक बार तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बिल्कुल बुक करना चाहिए। देखो, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया है, और हमको तो लगता है कि देखिए, जो पब्लिक इशू के निवेशक है उनको तो बहुत ही अच्छा गेन मिला है। जो ट्रेडर है जिन्होंने बहुत पहले इसको सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मुझे लगता है कि शेयर में अभी भी फंडामेंटल्स कहना ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे मैं बता रहा था आपको, इस कंपनी का कोई कामकाजी मुनाफा नहीं, कोई नेट प्रॉफिट नहीं है, और आरओई भी अगर हम देखें तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक बार तो मुनाफा वसूल करना चाहिए। आपको पैसा मिल रहा है, बाद में आपको चाहिए तो निचले लेवल पे ये स्टॉक आपको जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से ये मेरा फंडामेंटल व्यू है। देखिए, मैंने 170 में लोगों को कहा था बेचने के लिए, काफी लोग ने कहा होगा कि आपने गलत टाइम पे बताया, लेकिन अभी तो 210 चल रहा है, 232 का हाई मारा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मुनाफा वसूली आपको करनी। प्रॉफिट बुकिंग। अमित सर, बहुत ज़्यादा चार्ट तो अवेलेबल नहीं होंगे इसके, लेकिन सर, लेकिन आईपीओ में एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयर करना चाहूंगा अपने दर्शकों के साथ। देखिए, मीशो जो ओपन हुआ था वो करीब करीब उसने हाई पोस्ट किया था 176.87 का,
और इसने उसके बाद सेकेंड डे लो पोस्ट किया था 154.80 के आसपास का। जब भी कोई आईपीओ अपने लिस्टिंग के प्राइस के नीचे ओपन होता है या फिर नीचे जाता है और उसके बाद जो उसकी प्रीवियस टॉप रहती है वो कट जाती है और 3 दिन अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वो आईपीओ यूजुअली 20 से 30% का अपसाइड मोमेंटम गेन करता है। ऐसा हमने पास्ट हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करने के बाद कंक्लूड किया हुआ है। हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेजरली ये होता है जी। तो अभी अगर किसी को एंट्री प्लान करनी है तो उसके बाद इसने एक टॉप पोस्ट करी थी 193 के आसपास की, तो 193 के एरिया में एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 177 के आसपास का, 190 के आसपास बाय करिए, 177 का स्टॉप लॉस रखिए। आने वाले टाइम पर वापस से जो अभी टॉप लगी है 232 रुपए के आसपास की, तो 220 रुपए आसानी से देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल 193 रुपए से 220 रुपए के बीच में इसकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत निकल के आएगी। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक बार के लिए मुनाफा बुक करें, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो 190-93 के बीच में, 93 के आसपास जो है नई एंट्री लें। अभी यहाँ से 10 रुपये नीचे के 7 रुपये नीचे, तो 10 रुपये नीचे जो है आ जाए उस वहाँ पे आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट का ध्यान रखें, 220 के आसपास अभी ये रेंज रहेगी, ऐसा चार्ट्स कह रहे हैं। तो ये रहा यहाँ पर मीशो को लेकर के आती हुई, क्योंकि आज कल काफ़ी पिछले 2-3 दिनों से ये ट्रेंड में जो है बना हुआ है ये शेयर। चलिए अब जो है एक और कंपनी, अच्छा सर, श्रीराम फाइनेंस। सर श्रीराम फाइनेंस को लेकर के अविनाश सर आपका व्यू जानना चाहेंगे। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ये भी शामिल है और 1% के आसपास की मजबूती, 872, 873। सर ये जो NBFCs हैं, क्या व्यू है अभी इनको लेकर के आपका? रेट कट वगैरह सब कुछ हो गया है, भविष्य क्या दिखाई दे रहा है, किस तरीके से क्रेडिट डिमांड आप देख रहे हैं? 3% के आसपास की रैली रही है पिछले 4-5 दिनों में, अभी व्यू क्या रखा जाए? नहीं, बिल्कुल देखिए, एनबीएफसीज के लिए मौका अच्छा है क्योंकि एक तो रेट कट हो चुका है, ऊपर से कंजम्पशन को बूस्ट मिला है जीएसटी के कट से, और रूरल डिमांड भी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं देखिए बैंकों के साथ हमको लगता है कि एनबीएफसीज का भी बेनिफिट होना चाहिए, और इसमें श्रीराम फाइनेंस मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो भी अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ओवरऑल एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, बुक साइज बड़ा है, और इनका जो सेगमेंट है वो मेरे ख्याल से काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं श्रीराम फाइनेंस अगर किसी को साल भर के नजरिए से भी लेना है तो मुझे लगता है कि करंट प्राइस पे अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टारगेट करीबन 950-960 रुपए का हो सकता है। तो यहाँ पे एक निवेश का एक छोटा मौका जरूर बनता है। चलिए एक जो है अगली टिप्पणी जो है वो जो है लेना चाहेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी, और वो है जीएमडीसी को लेकर के। सर जरा देखिए ना अमित सर, जीएमडीसी काफ़ी लोगों के मतलब ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी के तौर पर लोग इसे देखे, पैसे भी बने लोगों के, फिर जब टूटा तो फिर लोग काफ़ी परेशान भी रहे। आज की इस रिकवरी में क्या करना चाहिए? 515 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी जीएमडीसी को लेकर के, जो लोग हायर लेवल पे हैं उनके लिए भी, और जो लोग नई मौके तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ है यहाँ पर? सर विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है जीएमडीसी में थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। ये ऐसे जोन पे फंसा हुआ है कि या फिर ये बहुत बढ़ेगा यहाँ से या फिर टूटेगा। इसकी रेंज है एक 523 रुपए के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है 542 तक का, और जब तक 523 के ऊपर क्लोज नहीं हो रहा है तब तक इसको सपोर्ट एरिया है 502 रुपए के आसपास का। तो 502 और 523 ये दो ऐसे जोन है जिसके ऊपर एक तेजी या फिर जिसके नीचे एक मंदी। अगर 502 के नीचे स्टेबल हो जाता है तो हो सकता है एक बार 470 तक आ जाए। तो ये ऐसी ने दोनों दो धारी तलवार के रूप में अभी ऐसे भाव पे खड़ा हुआ है। इसको मुझे लगता है 523 के बाद फ्रेश तेजी करनी चाहिए या फिर 502 के बाद और टूटने का इंतजार करना चाहिए। किसी के पास लॉन्ग है, लॉन्ग करना चाहता है तो 502 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे। फ्रेश बाइंग करना है तो 523 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद उसको फ्रेश लॉन्ग करे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर का समय हो रहा है, लेकिन जाने से पहले सर जरा ये जो खबर आई है सेबी ने जो एक्सपेंस रेशियो में बदलाव किया है, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए हमारे दर्शकों को। ख़ास तौर से अब इसे बढ़ा करके 8.5% के आसपास कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कैपिटल मार्केट को लेकर के? अभी आपका व्यू क्या है, ख़ास तौर से जो म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ हैं उसको लेकर के? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जो डिसीजन सेबी का आ गया है इसमें एक बात तो क्लियर है कि जो म्यूचुअल फंड्स है उनको फी इनकम थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन है विपुल, वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। और उसी कारण से आप देख रहे हैं कि आज सारे जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है, स्पेसिफिकली एएमसी जो कंपनियां हैं, उसमें अच्छी तेजी दिख रही है, क्योंकि मार्केट को ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा
म्यूचुअल फंड में आएगा, और म्यूचुअल फंड का पैसा अगर ज़्यादा आता है तो वो इंडियन कैपिटल मार्केट्स में आएगा। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, हमारे मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर मार्जिन फी इनकम का कम होता है, फिर भी वॉल्यूम बढ़ने के कारण इनको, ये एएमसी कंपनी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो नेट मार्केट यही सोच रही है कि अच्छा कदम है, क्योंकि निवेशकों को एंट्री करने के लिए एक अच्छी सहूलियत दी है, और बिजनेस बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसलिए मार्केट इसको चेयर कर रही है। जरा आपको ये, जैसे आज HDFC AMC है 4-5% ऊपर है, निपॉन लाइफ में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बाकी एमसीज भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी निगाहें कहाँ पर हैं सर? क्या अभी अगर कोई नई खरीदारी करनी हो तो वो कौन सी कंपनीज हैं, कौन सी एमसीज हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा प्लेयर है HDFC AMC, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, और दूसरा रहेगा निपॉन भी काफी बड़ा AMC है। तो मुझे लगता है कि देखिए, गिन चुन के ये 1-2 AMCs में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालोगे, तो मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल में अच्छी कमाई होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक। डिस्क्लोजर सर आपका, आपको कहीं और भी जाना होगा? विपुल, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे बात किए हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को वही स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए हैं, पर्सनल लेवल पे कोई होल्डिंग नहीं है। पर्सनल लेवल पे कोई होल्डिंग नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए। अमित सर, इसी बात को कंटिन्यू आपके साथ करेंगे, और ये इन दो कंपनियों पे मैं लेवल समझना चाहूँगा, क्योंकि आज काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है। HDFC AMC अभी 4.25% के आसपास की मजबूती, 2665 का लेवल देखने को मिल रहा है। काफ़ी समय से अगर हम देखें तो एक यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आप क्या करना चाहेंगे? 2665 के आसपास कैसा लग रहा है HDFC आपको? विपुल जी, ये देखिए, अभी इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है। अभी इसने लो पोस्ट किया था 2508 रुपए के आसपास का, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ये ट्रेंड इंटैक्ट रहने की उम्मीद है। मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, 2 से 3 महीने के लिए 2727 और 2765 यहाँ तक बाजार पोटेंशियली बढ़ सकते हैं, और 2765 के बाद ये एक्सपांशन मोड पे जाने की उम्मीद बनाएंगे, यानी फिर और एक लंबी तेजी कि और एक लंबी पारी खेलने की उम्मीद बनाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके चांसेस कम है। ओवरऑल अगर आप देखें तो 2950 के आसपास का हाई है इसका, लाइफ टाइम हाई। 2950 तक एक्सटेंडेड रैली आ सकती है, लेकिन ये रैली को ट्रिगर होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। 2775 के बाद थोड़ा मन बनाना है। अगर इसमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बाय करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। 2600 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 2770 रुपए तक का टारगेट ऑन द वे है। चलिए, ये बात HDFC AMC को लेकर के निकल के आई है। और सर, निपॉन का भी एक बार देख लीजिए, क्या अपॉर्चुनिटी है कोई वहाँ पर फ्रेश बाई को लेकर के क्या नई खरीदारी की जा सकती है वहाँ पर? सर, निपॉन भी मुझे अभी देखिए, अगर डेली चार्ट में देखता हूं तो इसमें ओवरबॉट टेरिटरी में दिख रहा है। मंथली चार्ट में देखता हूं तो, वीकली चार्ट में देखता हूं तो कंसोलिडेशन फेज में दिखता है। ओवरऑल इसका फ्रेश ब्रेकआउट जोन रहेगा 970, विच इज जो अभी प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है। 970 के बाद एक तेजी पकड़ सकता है, वरना ये मुझे ऐसा लगता है 850 और 970 के बीच में लंबे टाइम तक समय बिताने की प्लान बना रहा है जी। चलिए, एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रशांत तापसे जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज का हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। कहाँ गायब हो गए थे, आपको ढूंढ ढूंढ के हालत ख़राब हो गई सर। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सर, मार्केट पे व्यू लें, उस मतलब हमारा सेगमेंट चल रहा है, तो एक संक्षिप्त टिप्पणी मार्केट पे जाना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? सर, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मार्केट ऐसा हो चुका है कि मतलब ना लार्ज कैप, ना मिड कैप, ना स्मॉल कैप। अभी मुझे लग रहा है कि मतलब टाइम आ चुका है फिर से मिड कैप, स्मॉल कैप में बेस्ट कंपनीज को ढूंढने का। मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में, मतलब जनवरी में जो अर्निंग शो चालू होगा, उससे अपने को परफेक्ट इंडिकेशन मिलना चालू हो जाएगा कि कौन से ऐसे कंपनीज हैं जो मिड कैप, स्मॉल कैप में, जहां पे अच्छा एक मोमेंटम बनना चालू हो जाएगा। तो आई थिंक सो आई एम बैक इन एक्शन विथ योर चैनल। वाह सर, बहुत शानदार। अच्छा, ये आपने अच्छा कहा कि मतलब बाजार की सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि हम लोग मुंह दिखाने लायक बचे नहीं थे। लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं सर कि ये बोला था इसमें लॉस हो रहा है, ये बोला था इसमें लॉस हो रहा है। ये जो आपका डायलॉग है सर, बड़ा बढ़िया लगा मुझे, बहुत शानदार सर। तो ये देखिए सर, प्रशांत सर के आते ही जो है और लोअर लेवल से और शानदार रिकवरी आ गई है। तो ये जो है अब 25,850 के पास हम पहुंचने वाले हैं। 25 अंकों की मजबूती, तो लोअर लेवल से करीब 125 पॉइंट जो है इंट्राडे लो से जो है वो रिकवरी जो है निफ्टी के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। तो धमाकेदार वापसी की है बाजार ने।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सेबी ने जो बदलाव किए हैं आज, उसके चलते हम देख रहे हैं तमाम एएमसीज में अच्छा मोमेंटम है। कुछ आपने देखे होंगे सुबह से, कुछ अच्छा लग रहा है सर खरीदने लायक कभी? ऑब्वियसली मुझे सेबी का स्टेटमेंट ही अच्छा लगा। एक्चुअली मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये था कि जो एक्सपेंस रेशियो है 1% से लेके 0.50% तक करने का, उसके अगेंस्ट जो 0.90 किया है, इट इज ए वेलकम स्टेप बाय सेबी एंड सब कंपनीज के लिए वो एक वेलकम गिफ्ट था। मतलब 50% कम करने से अच्छा 10 बेसिस पॉइंट कोई अगर कम किया तो ऑब्वियसली एचडीएफसी एएमसी हो या अदर एएमसी हो, इवन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो, उसको वो एज ए जश्न मना रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज वन टाइम अगेन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से फिर से वो पॉजिटिव मोमेंटम चालू होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स अराउंड अर्निंग्स ओनली। जब तक अर्निंग्स में कुछ अच्छा विजिबिलिटी नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं है, ऑपरेशन में एफिशिएंसी दिखता नहीं है, तब तक मोमेंटम नहीं आता। बट यस, अगर चारों कंपनी में वो देखना है तो मुझे ऑलरेडी ये जो 5-6% जो मोमेंटम हो चुके हैं ट्रेडिंग के हिसाब से, ऑलरेडी मोमेंटम हो चुके हैं। आई विल नॉट गो फ्रेश एट दीस लेवल्स, आई विल अगेन वेट एंड वॉच। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर जो है इस पूरी खबर को लेकर के 3 एक्सपर्ट की राय आपको मिल गई, अमित जी, प्रशांत जी, अविनाश गोरक्षकर जी, सब लोगों की राय टिप्पणी मिल गई है। अब जरा एक और बड़ी खबर पे आते हैं जो कि कल से ही चल रही है, और अगले वो है सर ओला। मतलब जिस तरीके से प्रमोटर के तरफ से स्टेक सेल हो रहे हैं, क्या मतलब संकेत मिल रहे हैं? इसमें दो तरह की बातें अमित सर, और इस पर आप दोनों का व्यू जानना चाहेंगे कि एक तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, कंपनी के कितने सारे शेयर प्लेस थे, तो कंपनी के शेयर को छुड़ाने के लिए अगर 30% के आसपास का स्टेक है उनका और थोड़ा हिस्सा निकाल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा लोगों का कहना है कि अगर प्रमोटर ही हिस्सा बेच रहा है, और ख़ासतौर से इस प्राइस पे जब शेयर ऑलरेडी इतने ज़्यादा करेक्शन मोड में हो, तो वो फिर भविष्य के लिए काफ़ी अच्छे संकेत नहीं है। अब जो लोग 100 रुपये पे लेके बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि कल आएगी रिकवरी, 1 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद आएगी, उनके लिए अब निर्णय लेना आसान नहीं हो रहा है कि वो बेचें, इतना लॉस कैसे बुक करें, बने रहें। कुछ लोग 50 पे भी लेके बैठे होंगे। सर अमित सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे, क्या करें अभी ओला में? क्या नीचे कोई एवरेजिंग या कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, या अभी कंप्लीट नो है, और जिनके पास है वो क्या करें? सबसे बड़ा सवाल तो उनके लिए है। सर ओला मुझे लगता है नेक्स्ट यस बैंक बन जाएगा, यानी कि बड़े लंबे समय के लिए दब के रह जाएगा। इसका एवरेज आउट करने का है तो मुझे ऐसा लगता है 29.80 रुपये, और एक नेक्स्ट मंथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 25.80 रुपये के आसपास की, यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए उसकी उम्मीद नहीं करनी है। 35-38 रुपये तक इन स्तरों से बाउंस दे सकता है। ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो जाए, बहुत लंबी तेजी हो जाए, इसकी उम्मीद कम लगती है, अनलेस 55 के ऊपर निकले। 55 के बाद ही कोई उन लोगों की होप्स में यानी उनको एग्जिट प्लान मिलेगा जिन्होंने 100 रुपये 75 रुपये में ले रखा है। मुझे लगता है कि ओला को अवॉइड करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए, एवरेज आउट करने के लिए 29.80 रुपये और कितना बताया, 25.80 रुपये के आसपास एंट्री प्लान करनी चाहिए। चलिए ठीक है, जो लोग करना चाहें एवरेज देखें, लेकिन नई खरीदारी के लिए बिल्कुल ना है। यानी ओला के लिए सर वो डायलॉग फिट नहीं बैठेगा, बस अब दुख और नहीं, दुख बहुत है आगे। अच्छा बहुत दर्द है आगे। प्रशांत सर सॉरी, आप कैसे देख रहे हैं सर? और क्या मतलब सिंगल डिजिट में भी ज़्यादा दिख सकता है क्या ये? सर सिंगल डिजिट का बोलना मुश्किल ही है, बट अगेन पेन तो कंटिन्यू रहेगा। फंडामेंटल हो या प्रमोटर वाइज जो सेलिंग का जो नेगेटिविटी मार्केट्स में भी चला हुआ है, वो शायद प्राइस के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालेगा। बट फंडामेंटली आप देखोगे 30% के आसपास उनका मार्केट शेयर हुआ करता था लास्ट ईयर, 1 साल पहले। आज की तारीख में वो सिंगल डिजिट में आ चुका है मार्केट शेयर। इसका रीजन समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो ट्रेडिशनल टू व्हीलर कंपनीज है उन्होंने भी अपना टू व्हीलर ईवी सेगमेंट में लॉन्च करके एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री मोमेंटम ला चुके हैं। जहाँ पे जीरो था बजाज और टीवीएस, आज की तारीख में 17-20-30% के आसपास मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं। प्लस अपना जो एथर एनर्जी था, इसके साथ तो इमीडिएट कॉम्पिटिटर जो ईवी ओनली बाइक था, तो एथर ने भी अच्छा क्वालिटी, जो ओला ने मिस्टेक्स किए हैं वो मिस्टेक्स को उन्होंने कवर अप करके एथर को चलाया हुआ। आज ही आप देखो आईपीओ प्राइस से भी ऑलमोस्ट 100% ऊपर के हिसाब से वो एथर ट्रेड कर रहा है। यस, आज की तारीख में एक $1 बिलियन क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर जगह में कि ओला में क्या करे। देखो, आपने रिस्क ले चुका है तो रिस्क को अभी एंजॉय करो। मुझे लगता है कि डाउनसाइड जारी रहेगा। आई विल नॉट एडवाइज पीपल टू ऐड मोर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यस, एक लेवल आ सकता है जहाँ पे 25 के नीचे, 20 के आसपास या 19 के आसपास, तब फिर से एवरेज आउट करने का रिस्क या फ्रेश लेने का रिस्क वहां पे लेंगे तो शायद रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है कि वहां पे बेटर पोजीशन बन सकता है। बट अगेन सी, इंडिया में एक एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मुश्किल है। इन्होंने एक अच्छा रिस्क लिया था।
आईपीओ 70 में आया था, उसके बाद वो प्राइस डबल भी हो गया था ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो कंपनियां हैं उन्होंने ईवी लॉन्च करके उसको थोड़ा सा इंडस्ट्री को परेशान किया, बट आई थिंक ईवी एज ए सेगमेंट, उनका जो बैटरी है वो एक बार पूरे तरीके से अगर बैटरी मार्केट में आ गया, बैटरी एज ए सर्विस वो सेगमेंट में आ गया, तो थोड़ा सा बिजनेस में कंफर्टेबल आना चालू हो जाएगा। तब तक शायद 25-19 जो मेरे कलीग जो है अनदर एनालिस्ट वो जो बोल रहे हैं वो लेवल तक आएगा, तो आई विल बी ट्राइंग टू लुक एट दिस वेट एंड वॉच के हिसाब से। बट यस, 25 और 19 के पास मैं शायद रिस्क लेने तैयार हो जाऊंगा। चलिए ठीक है, तो मतलब अगर थोड़ी सी वैल्यूएशन और ज़्यादा आकर्षक हो फिर देखा जाएगा, अभी नहीं, अभी पैसे मत लगाइए, नीचे आ जाए 25 के आसपास, उसके बाद फिर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आते ही रहेंगे, तो आगे उनसे हम सलाह लेंगे कि अभी क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। थोड़ी सी छोटे शेयरों पे थोड़ी सी बातचीत हो रही है, तो एक और शेयर, हालांकि इस पर राय बड़ी सकारात्मक आपकी नहीं है अमित जी की, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा वोडाफोन और दोनों की राय, क्योंकि ये बड़ा मतलब अब लोगों का मतलब इसे कहते हैं ना ट्रेडर्स फ्रेंडली हो गया है सर। नीचे जाओ खरीदो, ऊपर 2 रुपये 1 रुपये मिलते हैं, लोग निकलते हैं और बड़े सवाल भी रहते हैं। अमित सर क्या कमेंट रहेगा वोडाफोन आइडिया को लेके? सर वोडाफोन देखिए, अगर यहाँ से इनकेस टूटता नहीं है तो मेरे ख्याल से बढ़ने की उम्मीद भी कम है, यानी एक लंबे समय के कंसोलिडेशन फेज पे जा सकता है बाजार। अभी मुझे लगता है महीना 2 महीना तो कम से कम ये 10 रुपये और 12 रुपये के बीच में ही घूमता हुआ नजर आएगा। अगर लोअर लेवल पे कभी कोई स्ट्रेट फॉल दिखता है 10 रुपये 55 पैसे के आसपास, तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं 11 रुपये 20 पैसे यानी करंट मार्केट प्राइस के टारगेट के लिए। यहाँ पर फ्रेश एंट्री करेंगे भी तो बहुत बड़ा मुनाफा मिल जाए, यानी कि लोग इस माइंडसेट से घुसते सर इन स्टॉक्स में कि 11 में लिया 12 में लिया, जब तक 15 नहीं जाएगा, जब तक 18 नहीं जाएगा तब तक मैं काटूंगा नहीं। लेकिन इसको परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करना भूल जाते हैं, वहां उनसे मिस्टेक हो जाती है। तो अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो 10 रुपये 80 पैसे 10 रुपये 70 पैसे के आसपास प्लान करे 12 रुपए के टारगेट के लिए। 12 रुपए के ऊपर निकलता है तब कोई बड़ी तेजी ट्रिगर होने की उम्मीद बनाएगा, वरना 3 से 6 महीना बाजार 10 रुपए और 12 रुपए के बीच में ही फंसा रह सकता है। 3 से 6 महीना फंसा रह सकता है, ये अमित जी का मानना है। लेकिन सर प्रशांत सर आपका व्यू क्या है? खासतौर से ये जो इंडिगो का फियास्को हुआ, वो लोगों को लग रहा है कि अब सरकार का फोकस इस तरफ इसलिए भी जाएगा कि सरकार डुओपोली जो है वो नहीं चाहेगी कहीं पर भी, तो राहत मिलने की उम्मीद, एक होप जो है वो इस शेयर को चला रही है। बाकी ठीक है, हर महीने जो है जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें ग्राहक जा रहे हैं इनके, बाकी चीज़ों को लेकर के प्रेशर है, वो एक कहानी है। लेकिन इस उम्मीद में कि गवर्नमेंट जो है समाप्त नहीं होने देगी और कोई भी रिलीफ मिल गया तो चल जाएगा। आपका व्यू पॉइंट है क्या इसको लेकर के, वोडाफोन को लेकर के? आई थिंक यस, पेन पॉइंट जो हैं जो कस्टमर में और फंडामेंटल है और जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स है वहां पे तो पेन पॉइंट लास्ट 2-3 साल से चल ही रहा है। फिर भी जो आपने बताया होप ट्रेड में मतलब गवर्नमेंट से ज्यादा इन्वेस्टर्स का ज्यादा होप है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट या राहत पैकेज जो देना है वो देके रहेगी, बट कितना टाइम में आएगा वो एक होप तारीख पे तारीख जा ही रहा है। एवरी मंथ एवरी क्वार्टर कहीं ना कहीं एक डेट आता है कि आज शाम को वोडाफोन का क्लियर हो जाएगा, कल तक मीटिंग हो जाएगा, गवर्नमेंट कैबिनेट से ये मीटिंग ये न्यूज आने वाली है। तो वो होप रेट से ये 6 रुपए से लेके 11-12 रुपए तो आ चुका है। तो यहाँ से अगर अपसाइड में बोल रहा हूँ तो सिमिलर अपसाइड है, सिमिलर डाउनसाइड भी है। अगर अगले 2-3 महीने में कुछ मोमेंटम आया नहीं है, बजट के अंदर कुछ अगर गवर्नमेंट का क्लियर इंडिकेशन नहीं आया, तो अगेन ये 7-8 रुपए के आसपास भी जा सकता है। बट यस, गवर्नमेंट इस तरीके से सोच है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। यस, वो सोच समझ के मतलब फूक के अपना मतलब छाछ को भी पीने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट की। उनका जो स्टेक है वो स्टेक को ज्यादा धक्का ना पड़े, वैल्यूएशन में धक्का ना पड़े, इंडस्ट्री में कोई बड़ा नेगेटिविटी ना पड़े। तो इस हिसाब से डाउन साइड इज ऑल्सो सेम, अपसाइड इज ऑल्सो सेम। जितना रिस्क आप डाउन साइड मांगे बैठे हो 7-8 रुपए का, उतना मुझे यहाँ से 15-16 रुपए का भी मुझे मोमेंटम लग रहा है। जो भी होना है मुझे लगता है कि मार्च के अंदर ये मोमेंटम ऊपर में 5 रुपए और नीचे में 5 रुपए आ सकता है। ओनली हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी स्टॉक का ही कोई रिकमेंडेशन किसी को करना है तो ये स्टॉक ले सकते हो, और बाकी तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। वही जो होप है ना वो वही प्ले कर रही है यहाँ पर, और अच्छा मोमेंटम जो है वो वोडाफोन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नए हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आज इंट्राडे लेवल पे। अब देखना ये है कि क्या अपने प्रीवियस हाइज को ये दोबारा जो है 1-2 दिन में फिर दोबारा टेस्ट करेगा। 12 रुपये 3 पैसे का अभी इसने कुछ दिन पहले ही जो है यहाँ पर उच्चतम स्तर बनाया था, और क्या शानदार लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये तीनों शेयरों पे बातचीत हमारी हो गई। अब जो है एक शेयर रह गया
सर ये जो बताइए जरा केफिन टेक को लेकर के आज हम देख रहे हैं कि जितने कैपिटल मार्केट को लेकर के शेयर हैं उसमें जरा अच्छा मोमेंटम है। अमित सर जरा देखिए 1042 के आसपास आज 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। कैपिटल मार्केट को जो लोग काफ़ी पॉजिटिव कई लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में क्या केफिन टेक कैंडिडेट हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे उतनी रैली आई नहीं है। एक महीने में 4-4.25% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, 6 महीने में 15% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। तो क्या नेक्स्ट रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कैसा दिखाई दे रहा है आपको? सर रैली आने की उम्मीद तो बना रहा है, लेकिन ये एक राइट एंट्री पॉइंट नहीं लगता है मुझे। राइट एंट्री पॉइंट इसका बनेगा 980 के आसपास। अभी ये 1036 रुपये 1044 रुपये के आसपास चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है सर अगर 960 975 के आसपास मिले तो वहां पर जरूर खरीदारी करनी चाहिए। फिर 1200 रुपये तक का कैंडिडेट बन जाएगा ये। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पर भी लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ से थोड़ा फॉल आए तो आप लोगों को एवरेज आउट की अपॉर्चुनिटी मिले। तो 1040 के इस तरह से लेना चालू करके 960 रुपये तक बाय ऑन डिप की रणनीति बना सकते हैं। यानी एक जगह पे पैसा नहीं लगाना है, 10-10% करके आप अपने पैसों को एलोकेट करिए। लेकिन 1200 रुपये क्लियर कट दिखता है आने वाले 2-4 महीनों के अंदर। ठीक सर, चलिए इस बीच जो है अगले जो है टिप्पणी पे अगला सवाल जो है लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक पूजा जी की टिप्पणी आई है। कह रही है थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। शेयर मार्केट में पैसे लगाने से डरते थे, लेकिन आपकी गाइडेंस से बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है और बेनिफिट भी बहुत हुआ। थैंक यू, धन्यवाद पूजा जी, जो है कि आपको फ़ायदा हो रहा है। हालांकि निश्चित रूप से इस बाज़ार में कई सारे शेयरों में आपको लॉस भी हो रहा होगा, लेकिन ये जब भी बाज़ार में आए तो ये मान के चलिए कि एक तरफा एफडी नहीं करा के रखी है कि साल में इतने % का रिटर्न होगा। यहाँ पे आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो उसके रिस्क जो है वो भी आपके ही होते हैं। तो जो है इस बात का ध्यान रखते हुए ही वही लोग शेयर बाज़ार में उतरे जो लॉस भी लेने की क्षमता रखते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे नज़र डालते हैं। अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स में सर जरा हम देख रहे हैं आईओबी है, एक दो कंपनियां और हैं बैंक में। पीएसयू बैंकों को व्यू लेकर प्रशांत सर आपका व्यू क्या है? आपका कोई फेवरेट काउंटर? क्योंकि इस सेगमेंट के अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो पीएसयू में अभी कहीं मौके दिखाई दे रहे हैं आपको? यस, वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट का लिक्विडिटी बढ़ रहा है और जो आरबीआई ने जो रिसेंटली 25 बेसिस पॉइंट भी दिया है, तो पीएसयू में ज्यादा अट्रैक्शन मुझे लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा लुक्स गुड फॉर मी फ्रॉम द करंट लेवल्स। वो एक लेवल है, फिर से वो 300 प्लस करने की कोशिश करेगा। और एसबीआई अगेन मुझे लगता है कि फिर से 1000 रुपये टच करने की कोशिश करेगा। रिसेंटली जो ऑल टाइम हाई मार्केट था वो टाइम पे 999 मार के एसबीआई नीचे आ चुका था। एंड 1000 प्लस इज माई ड्रीम टारगेट। मुझे लगता है कि ये एक नया टारगेट, जो नया मार्केट का रैली है वो एसबीआई ही चलाएगा। तो पीएसयू इज अ ट्रेंड, आई थिंक पॉजिटिव में रहना चाहिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे 300 प्लस लग रहा है और एसबीआई 100,000 प्लस लग रहा है। चलिए ठीक है। ये एक जरा सर एक शक्ति पंप एक मतलब फिर व्यू अमित सर का जानना चाहेंगे। शक्ति पंप ट्रेंड में रहा है और 2 दिन की गिरावट के बाद पहले लगातार तेज़ी शानदार, फिर एक प्रेशर देखने को मिला और तेज़ प्रेशर आया, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो रिकवरी थोड़ी सी आज आई है 3% के आसपास की। क्या ये दोबारा जो अभी इसने कुछ दिन पहले मोमेंटम बनाया था उन लेवल्स की तरफ दोबारा जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्या? आपकी राय क्या रहेगी सर? ये दोबारा 800 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, 780 790? सर शक्ति पंप के लिए मेरा नज़रिया बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन थोड़े लॉन्गर टर्म के लिए अभी अभी इसने रीसेंट लो पोस्ट किया है 560 के आसपास का। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, 680 के आसपास अगर वापस से मिले तो लेना चाहिए इसको। और लंबे समय के लिए सर अगर इसको होल्ड किया जाए तो हो सकता है आने वाले 2 सालों के अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। हो सकता है 1500-1600 रुपए तक के भी भाव में 3 से 5 साल में देखने को मिले। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से फंडामेंटल वाइज, टेक्निकल वाइज, शक्ति पंप इज ए गुड ऑप्शन टू टू हैव इन ए पोर्टफोलियो। चलिए, और ये सर ये मतलब लॉन्ग टर्म तो ठीक है सर, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो आपको इसलिए देखता है कि आप के माध्यम से कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। शक्ति पंप में अगर ट्रेड करना हो तो किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? सर शक्ति पंप में अगर किसी को बाय करना है तो अभी तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ अगर आजकल में 680 के आसपास मिलता है तो जरूर लेना चाहिए। 620 के स्टॉप लॉस से 840 तक के पोटेंशियल टारगेट वहां से देखने को मिलेंगे, यानी 15-20 दिन, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर। ठीक सर, ये बात यहाँ पर शक्ति पंप को लेकर के निकल के आई है। अच्छा, एक टिप्पणी जो है हम ले लेते हैं
हमारे जो चैट बॉक्स में सवाल आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, वो है सर ग्रो। प्रशांत सर, ग्रो को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं कि कम से कम 4-5 सवाल हैं? कुछ लोग हायर लेवल पे लेकर के बैठे हुए हैं। जब कैपिटल मार्केट को लेकर के बातचीत हो रही है और काफ़ी लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो क्यों ना ग्रो पे भी क्या नज़र रखी जा सकती है? ये मतलब जब बढ़ा था काफ़ी तेज़ी के साथ, 190 के लेवल क्रॉस किए और 140 से ऊपर मेंटेन कर रहा है लगातार। अभी आपकी राय क्या है? अगर एंट्री करने के लिए वो कौन से लेवल हैं जिनका इंतज़ार करना चाहिए, या करंट लेवल भी आपको अच्छा लग रहा है? देखो, एंट्री लेवल बेस्ट तो मेरे हिसाब से 125-135 के रेंज में आ सकता है, बट अगेन लिमिटेड डेटा के हिसाब से वो लेवल्स बोलना मुश्किल है अभी टाइमिंग। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से लिस्टिंग हुआ था उसके बाद जो रैली आई है, उसका जो एवरेज कॉस्टिंग आ रही है मार्केट्स में, तो 125-135 के रेंज में अगर ये स्टॉक मिलता है कोई भी रीजन से, तो वहाँ पे बेस्ट लेवल टू स्टार्ट फ्रेश। जो 170-180 में ऑलरेडी जो लोगों ने ले चुके हैं, तो आई थिंक उनके लिए तो वेट एंड वॉच ही है, या एवरेज भी कर सकते हैं। जिस तरीके से ग्रो का मार्केट शेयर ग्रो हुआ है इन दी कैपिटल मार्केट, ऑलमोस्ट 25-26% मार्केट शेयर इनका ही है। और मैंने रिसेंटली 2-3 डेटा देखे हैं जहाँ पे वेल्थ में बिजनेस में आप अगर मार्केट में 100 SIPs खोल रहे हो तो 40 से 50 SIPs ग्रो से ही आ रहे हैं। तो मतलब उतना उनका स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, उतना उनका डिजिटलाइजेशन जो बन चुका है पैन इंडिया में, दो दे आर ड्राइविंग द शो राइट नाउ। आई थिंक डाउन साइड इज वेरी लिमिटेड। मुझे लगता है कि 130 और 125 के नीचे ये स्टॉक जाना नहीं चाहिए। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी के हिसाब से लेते रहो, या वेट फॉर 125-135 रेंज टू बाय आउट। जो लिए हैं वो ये लेवल पे एवरेज कर सकते हैं। यस, इट्स ए प्रॉक्सी फॉर कैपिटल मार्केट्स। बस आपको ग्रो नहीं रखना है, आपको बीएससी में आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, आपको एंजल वन भी आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, आपको नुवामा भी आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर आपको 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है तो ये चारों स्टॉक्स में आपका इक्वल वेटेज के हिसाब से रख दो। मुझे लगता है कि पूरा आपने कैपिटल मार्केट का एक प्रॉक्सी प्ले का ही एक इंडेक्स बना के रख दोगे तो देन यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ दैट। ठीक सर। अच्छा सर, आप दोनों से इस सेगमेंट को अब हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। एक ही सवाल रहेगा, 4 शेयर हम थंब पे ले रहे हैं, आपका बेस्ट स्टॉक जो है वो कौन सा रहेगा जहाँ पे आपको लगता है कि ख़रीदा जा सकता है? और कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं। एक नाम है मीशो, दूसरा है ओला, तीसरा है वोडाफोन, चौथा है ग्रो। इन चारों पे बहुत रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। लोग क्योंकि सस्ते शेयरों पे सर थोड़ा सा जहाँ टिकट साइज छोटा होता है तो लोग काफ़ी रुचि ज़्यादा लेते हैं। इनमें से कुछ अच्छा है या अभी इन चारों को अवॉइड करना चाहेंगे? और ये जो आज थीम चल रही है ये म्यूचुअल फंड वाली, उसकी तरफ झुकाव होगा आपका? पहले प्रशांत सर, फिर अमित सर, दोनों लोगों से राय जानना चाहेंगे। आई थिंक जो 4 स्टॉक्स में ग्रो कैन बी ए फर्स्ट स्टॉक। अगर मैं ये लेवल पे भी ले सकता हूँ, नीचे में 10 रुपए नीचे मिलता है तो भी ले सकता हूँ, तो हायर वेटेज में ग्रो को देना चाहता हूँ। और जो रिस्कीएस्ट इन्वेस्टर है उनको मैं बोलता हूँ कि ओला पे अब ध्यान देना चाहिए। कल 34 के आसपास था, 31 के आसपास आ रहा है, और 4-5 रुपए नीचे आएगा तो मुझे लगता है कि वहां पे भी एक हाईएस्ट रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स को ओला पे भी ध्यान देना चाहिए। और यस, अगर कैपिटल मार्केट फोकस कर रहे हो तो मुझे लगता है नुवामा आल्सो कैन बी वन स्टॉक वन शुड फोकस ऑन। मुझे लगता है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड म्यूचुअल फंड या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है वो नुवामा कर रहा है, मार्केट शेयर में भी सबसे बड़ा है वेल्थ के अंदर, तो वो फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट वुड बी ग्रो, सेकंड वुड बी नुवामा, थर्ड हाईएस्ट रिस्क वुड बी फॉर ओला। चल ठीक है। अभी सर आपका व्यू? सर मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मीशो में जाना चाहिए। मीशो में 194 के आसपास मिले तो 190 के नीचे के क्लोज टू क्लोज बेस के स्टॉप लॉस से जाना चाहिए। वहां से 15% का गेन एक्सपेक्टेड रहेगा। तो अगर 193-194 के आसपास बाय करते हैं तो आपको 220-225 के पास एग्जिट कर लेनी है। चलिए ठीक है। तो ये राय यहाँ पर निकल के आई है। हम दोनों ने मिलकर चारों स्टॉक को रिकमेंड कर दिया है। नहीं, बहुत अच्छा सर। ये मतलब इससे अच्छी हमारे दर्शकों के लिए और क्या ही होगा कि मतलब अच्छे लोग अच्छी बातें करें। बातों में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन वो जो मंथन से जो अमृत निकलता है ना, वो अद्भुत होता है दर्शकों के लिए। चलिए इस सेगमेंट को यहीं पर रोकेंगे।